हेलो दोस्तों, मैं जिशान खान अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने हिंदी का एक पार्ट पढ़ा। आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, ये दोनों पार्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक कि आईएएस और पीसीएस लेवल के भी प्रश्न इसी में से आपको मिल जाएंगे देखने को। तो चलिए आज दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु शब्द फारसी भाषा में परिवर्तित होकर हिंदू बना और हिंदू से ही हिंदी में परिवर्तित हुआ। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द के दो अध्याय हैं, हिंद की भाषा, हिंद के वासी। सर्वप्रथम प्रयोग। हिंदी शब्द का लिखित रूप से सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। इन्होंने हिंदी फारसी शब्दकोश खालिद बरी में 30 बार हिंदवी शब्द और 5 बार हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों देखेंगे एक बार, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी शब्द का लिखित रूप से, ये लिखित रूप से है, सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। इन्होंने हिंदी फारसी शब्दकोश खालिद बरी में 30 बार हिंदवी और 5 किया था। हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, देखते हैं उसको। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, किंतु हिंदी की उत्पत्ति मौलिक अपभ्रंश से मानी जाती है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हिंदी की जननी संस्कृत है, किंतु हिंदी की उत्पत्ति मौलिक रूप से अपभ्रंश मानी जाती है। अगर ऑप्शन में अपभ्रंश दिया जाएगा तो संस्कृत को ना मान के उसको अपभ्रंश पे लगाएंगे। दोस्तों हिंदी का विकास क्रम। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहर्ध, हिंदी। दोस्तों एक बार फिर से इसको देखेंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहर्ध और हिंदी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। इसका विकास क्रम पूछ लेता है कि पाली कितने नंबर पे है, प्राकृत कितने नंबर पे है, अपभ्रंश क्या कितने नंबर पे है। तो इसका एक बार फिर से देखिएगा कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहर्ध और हिंदी। अब दोस्तों हम लोग संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। इस भाषा का प्रयोग वैदिक आर्य करते थे, अतः इसे आर्य भाषा, वेद भाषा या देववाणी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछ लिया कि वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो संस्कृत भाषा करते थे। इसे क्या कहा जाता है, आर्य भाषा किसे कहा जाता है, तो संस्कृत को कहा जाता है। वेद भाषा संस्कृत को कहा जाता है और देववाणी भी संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी की जननी लौकिक संस्कृत मानी जाती है। हिंदी की जननी लौकिक संस्कृत मानी जाती है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है और दूसरी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। दोस्तों इस पे भी गौर करेंगे कि भारत में अगर सबसे प्राचीन भाषा पूछेगा तो हम तमिल पे ऑप्शन पे लगाएंगे, ना कि संस्कृत पे, और दूसरी सबसे प्राचीन पूछेगा तो संस्कृत पे लगाएंगे। अब संस्कृत को तो हम लोग पढ़ चुके दोस्तों। अब पाली के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेकंड नंबर पे थी। दूसरे नंबर पे पाली भाषा को मगधी भाषा भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे प्रथम प्राकृत भी कहा गया है। हाँ, यहाँ देखिए दोस्तों कि प्रथम प्राकृत भाषा कौन है, तो पाली है। यह भारत की प्रथम देव भाषा है। यहाँ मिस प्रिंट हो गया, ये देव रहेगा, देव भाषा है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना इसी भाषा में हुई। अगर प्रश्न बन गया कि बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि पाली भाषा में बौद्ध धर्मों की ग्रंथों की रचना हुई है। दोस्तों अब यहाँ पे प्राकृत भाषा आ गई, जो तीसरे नंबर पे की है। इसे द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ प्रथम प्राकृत पाली को कहा जाता था और द्वितीय प्राकृत प्राकृतिक को भी कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अपने उद्देश्य इसी भाषा में दिया। जैन धर्म के ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में मिलती है। दोस्तों वहाँ बौद्ध धर्म की पाली भाषा में थी और यहाँ जैन धर्म की प्राकृत भाषा में है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। अब हम लोग अपभ्रंश भाषा पढ़ेंगे। अपभ्रंश का अर्थ है बिखरा हुआ। दोस्तों अपभ्रंश का क्या अर्थ होता है, बिखरा हुआ।
राम कथा सर्वप्रथम वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रामायण नाम से की गई, तत्पश्चात राम कथा अभ्रंश भाषा में थी। दोस्तों ये देखिएगा फिर से इसको, राम कथा सर्वप्रथम वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रामायण नाम से की गई, तत्पश्चात राम कथा अभ्रंश में थी। पाउम चरियु परम चरित्र नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई थी, इसी कारण इसे स्वयंभू को का वाल्मीकि कहा गया। दोस्तों यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हिंदी में पूछ लिया कि अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया, तो स्वयंभू को कहा जाता है। हिंदी की उत्पत्ति मौलिक अभ्रंश से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति मौलिक अभ्रंश से हुई है। दोस्तों अभी हम लोग आगे इसको पढ़े थे, संस्कृत भी दिया था और अभ्रंश भी दिया था। औहर्द, औहर्द का अर्थ होता है टूटा हुआ। औहर्द का क्या अर्थ होता है? टूटा हुआ। इसे औहत्य भी कहा जाता है। इस भाषा को साहित्य में उत्कृष्ट स्थान न मिलने के कारण हिंदी की उत्पत्ति अवहर्द न मानकर अपभ्रंश मानी जाती। दोस्तों बार बार अपभ्रंश आता है कि हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से हुई है। तो हम लोग अगर कभी भी हम लोग को ऑप्शन में संस्कृत या अपभ्रंश दिया है तो हम लोग अपभ्रंश पे ही जाएंगे। दोस्तों फिर से एक बार देखेंगे, इस भाषा की प्रसिद्ध कवियाँ कीर्तिलता व कीर्ति पताका हैं, जिसके रचयिता विद्यावती हैं। हिंदी भाषा, हिंदी एक स्वतंत्र भाषा न होकर कई छोटी छोटी भाषाओं और बोलियों का समूह है। हिंदी का उद्भव 1000 ईसा पूर्व के आसपास मगध में हुआ था। हिंदी की उपभाषा तथा बोलियां, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। हिंदी की तथा बोलियां, भारत में लगभग 600 बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें से हिंदी की 5 उपभाषा हैं तथा 18 उपबोलियां हैं। दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा, जिसमें से हिंदी की 5 उपभाषा है। अगर पूछ लिया उपभाषा हिंदी में कितनी, 5 हैं, और तथा बोलियां कितनी हैं, तो 18 हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। खड़ी बोली ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी, मैथिली हिंदी की भाषाएं हैं। खड़ी बोली हिंदी की मानक भाषा है, जिसे सभ्य समाज की भाषा माना जाता है। खड़ी बोली, फिर से एक बार देखेंगे दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी की मानक भाषा है, जिसे सभ्य समाज की भाषा माना जाता है। ब्रज भाषा हिंदी की सबसे अधिक काव्यात्मक बोली है। फिर से एक बार देखेंगे, ब्रज भाषा हिंदी की सबसे अधिक काव्यात्मक बोली है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं, मैथिली एकमात्र बोली है जिसे संविधान की 8 अनुसूचियों में भाषाओं के साथ सम्मिलित किया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको फिर से देखें। मैथिली एकमात्र बोली है जिसे संविधान की 8 अनुसूची में भाषाओं के साथ सम्मिलित किया गया है। बोलने वाले की संख्या के आधार पर हिंदी बोलियों में से भोजपुरी का प्रथम स्थान है। दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसको देखेंगे। बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी की बोलियों में से भोजपुरी का प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान ब्रजभाषा, तीसरा स्थान खड़ी बोली का, चौथा स्थान अवधी, 5वां स्थान मैथिली। इन्हें बोलने वालों की संख्या इस प्रकार है। भोजपुरी लगभग 3.5 करोड़ लोग बोलते हैं। ब्रजभाषा लगभग 3 करोड़ लोग बोलते हैं। खड़ी बोली लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग बोलते हैं। अवधी भाषा लगभग 2 करोड़ लोग बोलते हैं। मैथिली भाषा लगभग 1.5 करोड़ लोग बोलते हैं। अब दोस्तों हम लोग हिंदी की लिपि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। दोस्तों अगर पूछ लिया सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। इस लिपि का प्रयोग वैदिक आर्य करते थे। प्रश्न यहाँ ऐसे बनेगा कि किस लिपि का वैदिक आर्य प्रयोग करते थे, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्य करते थे। भारत की लगभग सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से जन्मी हैं। दोस्तों हमारे जो सभी लिपियाँ हैं वो किससे जन्मी हैं, तो ब्राह्मी लिपि से जन्मी हैं।
हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि भी उत्तरी ब्राह्मी से निकली है। जाहिर सी बात है, जब सारी लिपियाँ उसी से निकली तो हमारी हिंदी की लिपि जो देवनागरी लिपि है वो भी ब्राह्मी लिपि से निकली है। इसका यह नाम राजस्थान के नागर ब्राह्मणों से मिलती जुलती है। इसी कारण नागरी पड़ा। अगर नागरी किस लिए पड़ा, इसका इतिहास है दोस्तों, तो नागर एक राजस्थान में जगह है, वहाँ के ब्राह्मणों से मिलती जुलती है, इसीलिए इसका नाम नागरी पड़ा। और देवभाषा संस्कृत से मिलने के कारण देवनागरी पड़ा। देवभाषा संस्कृत से मिलने के कारण देवनागरी इस लिपि का नाम पड़ा। यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक लिपि है। यह बहुत पूछता है दोस्तों कि देवनागरी लिपि पूर्ण रूप कौन सी लिपि है, तो यह वैज्ञानिक लिपि है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।